हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सेंट्रल ऑर्बिट और उसमें आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी वो होती है जब पार्टिकल जितने टाइम में जितना एरिया स्वेप्ट करेगा वो उसकी एरियल वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एरियल वेलोसिटी। तो अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। सपोज़ ये कोई कर्व है और ये इसका रेडियस वेक्टर है r, और इससे डेल्टा r ऊपर r प्लस डेल्टा r, ये एक दूसरा रेडियस वेक्टर। तो ये पॉइंट मानते हैं P है, ये Q है, तो इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये R हो गया। और जो वो हमने माना है ये एंगल, वेक्टोरियल एंगल, ये डेल्टा थीटा है, ये थीटा और ये डेल्टा थीटा, पूरा एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको पता है एंगल इज़ इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे रेडियस r है, एंगल डेल्टा थीटा है, तो आर्क हमारी हो जाएगी आर्क इज़ इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, और एंगल हमारा है डेल्टा थीटा और रेडियस जो है वो r है, r डेल्टा थीटा। ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आगे हम डेराइव करेंगे एरियल वेलोसिटी के लिए फार्मूला। तो अब हम लोग एरियल वेलोसिटी मानते हैं a है, वो क्या है, एरिया इसका लिमिटिंग वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम है। यहाँ पे टाइम t था, यहाँ पे टाइम t प्लस डेल्टा t हो गया, तो काफ़ी छोटे इंटरवल के लिए है, तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0। और यहाँ पर हम एरिया ऑफ OPQ और अपॉन इसका जो टाइम है डेल्टा t, उस टाइम से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर अब क्योंकि एरिया ऑफ OPQ अगर ये हम देखें तो ये बेस इज़ इक्वल टू 1/2 लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, 1/2 बेस हमारा ये r है इंटू हाइट, ये आर्क लेंथ जो कि हमारी है r डेल्टा थीटा, ये हमारी आर्क लेंथ हो गई r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। तो इसको हम ये कांस्टेंट को बाहर कर लें, r²/2 लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। तो अब क्योंकि ये लिमिटिंग केस है, तो यहाँ पे जब डेल्टा t टेंडिंग टू 0 है तो हम लोग डेल्टा को d से रिप्लेस कर देते हैं। तो 1/2 r² d थीटा बाई डी टी, और d थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट लिख सकते हैं, तो 1/2 r² थीटा डॉट a, ये हमारी एरियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका हम लोग नोट कर लें, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि मोशन ऑफ कर्व ऑन सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगी, ये आगे काम आएगी, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है मोशन ऑफ पार्टिकल इन सेंट्रल ऑर्बिट। तो जब कोई भी पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने लिख के रखा है व्हेन अ particle moves under a force which is directed towards a fixed point, say center। अब क्योंकि यहाँ सेंट्रल फोर्स की बात हो रही तो अगर सेंटर कह दे तो ज़्यादा सही रहेगा। देन द पाथ ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट एंड फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो सपोज़ करिए ये कोई कर्व है, यहाँ पे P पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। तो अगर फोर्स किसी फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो उस जो पार्टिकल जिस कर्व पे मूव कर रहा है उसकी ऑर्बिट जो होगी उसको हम सेंट्रल ऑर्बिट बोलेंगे, और उस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसको सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। इसका मतलब ये रेडियस वेक्टर की तरफ फोर्स डायरेक्टेड है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो जब ट्रांसफर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो अगर F, क्योंकि हम जानते हैं F इज़ इक्वल टू ma होता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर हम देखें, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है,
तो जब हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो अगर, क्योंकि हम ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा जैसा कि अभी हमने देखा। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता क्या है, वो होता है 1/r dr d बाई डी थीटा d बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है। अब अभी हमने देखा कि जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब फोर्स नहीं है, तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो ये ज़ीरो हो जाना चाहिए। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा अकॉर्डिंग टू पार्टिकल मूविंग सेंट्रल ऑर्बिट, उसके लिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब 1/r d बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट शुड बी ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ से हमको ये पता चलता है कि d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमको ये पता है कि अगर किसी भी चीज़ का टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्वांटिटी जो हमारे पास आई है आर स्क्वायर थीटा डॉट ये होगी कांस्टेंट, और इसको हम एक नया कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, और एच हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, वेयर एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, और फिर आगे हम फर्दर देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास वो क्या होता है। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, जो कि कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से हम और देख सकते हैं कि हमने डिराइव किया था अभी थोड़ी देर पहले कि एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। तो अब अगर हम वहाँ से देखें तो ये आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच है, जो कि कांस्टेंट है। तो हम एरियल वेलोसिटी को h/2 ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा, क्योंकि h जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो होगी वो भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये पता चलती है कि एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका ट्रांसफर, सबसे पहले हमने देखा अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ज़ीरो होने से हमको ये पता चल गया कि आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हमने एच लेट कर लिया, और वहाँ से हमने इसको रिलेट किया एरियल वेलोसिटी से। तो वहाँ से हमको ये पता चला कि एरियल वेलोसिटी जो आएगी वो भी कांस्टेंट होगी, यहाँ ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इज इक्वल। इसका मतलब कि अगर हम ये कोई सेंट्रल ऑर्बिट बना रहे हैं, इस टाइप की मान लीजिए इलिप्स बना रहे हैं, मान लेते हैं कि एक सेंट्रल ऑर्बिट है इलिप्स। तो यहाँ पर अगर कोई ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में, अगर पार्टिकल के पास में है, ऑर्बिट के पास में है, यानी इसका आर जो है कम है, तो उसको टाइम के साथ में सेम टाइम में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको टाइम t1 लगा है, तो ये इतना जो एरिया इसका आएगा वही एरिया t1 मान लीजिए अगर r यहाँ पे हो, ये पार्टिकल यहाँ पे हो और यहाँ तक r, तो ये अगर यहाँ पे टाइम t1 लग रहा है तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा।
तो इससे हमको क्या पता चला कि एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इज इक्वल, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया स्वेप्ट करेगा। और अगर सेम टाइम में सेम एरिया स्वेप्ट कर रहा है तो अगर पार्टिकल पास में है तो उसको एरिया ज़्यादा स्वेप्ट करना पड़ेगा, मतलब हाँ एरिया ज़्यादा स्वेप्ट करना पड़ेगा। और अगर पार्टिकल अगर पार्टिकल पास में है तो उसको ज़्यादा वेलोसिटी से चलना पड़ेगा ताकि वो इसके बराबर एरिया कवर कर पाए। और अगर पार्टिकल ऑर्बिट से दूर है तो उसको धीरे धीरे चलना पड़ेगा ताकि वो एरिया उतना ही कवर करे जितना कि पार्टिकल वहाँ पे t1 टाइम इंटरवल में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट से दूर है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी एज कंपैरिजन टू पार्टिकल विच इज़ नियर अबाउट सेंट्रल ऑर्बिट। तो आप इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास क्या है। अब हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। तो हमको पता है एंगुलर मोमेंटम जो कि जनरली L से डिनोट किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। तो एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास यानी L/m क्या होगा, VR होगा, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। और हमको पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। इसका मतलब v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये हमको पता है। और ओमेगा को हम d θ/dt भी लिखते हैं, तो r dθ/dt। और इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू r θ डॉट। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे रख दें तो L/m को मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास इज इक्वल टू v की जगह रख दिया r थीटा डॉट और r ये r स्क्वायर हो जाएगा थीटा डॉट। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो r स्क्वायर थीटा डॉट है वो सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहे पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होता है, तो इज इक्वल टू h। ये भी हमने पीछे देखा कांस्टेंट। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट इज r स्क्वायर थीटा डॉट which is constant h। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास L/m ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट, ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जनरल केस नहीं है। ये ऐसा केस है जब पार्टिकल के जो फोर्स लग रहा है ऑर्बिट पे मूव करने पर वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है या किसी भी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। ऐसा अगर है तो उस पर लगने वाला एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा h, जिसको हम लिखते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हम और लिख सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो कि आती है हमारी हाफ h, और h यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, यहाँ से L/m। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ L/m। इट मीन्स एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास और इसका हाफ यानी कि इंटू 1 एंगुलर मोमेंटम हाफ ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट एंड मिडल लेंथ। मिडल लेंथ क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानना है। वैसे तो ये मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कोई अगर कर्व है तो इस पर किसी पॉइंट पर इसके पोलर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो r थीटा होंगे। तो
तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस होगी, ये होगी एक्स एक्सिस, और ये जो एंगल बनाता है इनिशियल लाइन से कि एक्स एक्सिस है उसको हम कह देंगे थीटा, ये हुई थीटा की, और ये तो यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें ये इस पॉइंट पे, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दें ओ से, मतलब पोल से, इसको क्या बोलते हैं पोल। यहाँ से एक लाइन अगर हम खींचें जो कि इसके परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बन तो नहीं पाया लेकिन ये मान लीजिए परपेंडिकुलर, तो जो ये एंगल होता है ये होता है फाई, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टेंजेंट में, टेंजेंट और ये पोल से टेंजेंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं पी, और इसी पी को हम बोलते हैं पेडल लेंथ, पी इज इक्वल टू पेडल लेंथ। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं पी आर और फाई में क्या रिलेशन होगा, जो कि होता है पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो चलिए हम अब इधर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने देखा कि एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये हमको मिल चुका है। तो यहाँ से थीटा डॉट को डी थीटा बाई डी टी में लिख लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, डी थीटा बाई डी टी। अब क्योंकि हमको लाना है यहाँ पे पेडल लेंथ लाने के लिए हमको आर्क लेंथ डी एस, आर्क लेंथ जो कि ये डी एस है, ये चीज़ डी एस, हाँ ये सॉरी आर्क, हाँ आर्क लेंथ डी एस है, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, इस तरह लिख सकते हैं डी एस से मल्टीप्लाई और डी एस से डिवाइड किया। तो अब आपको पता होगा कि डी एस अपॉन डी टी क्या है, डी एस है, और इसको यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम लग रहा है इस किसी पार्टिकल को, ये पॉइंट क्यू है, इस क्यू से पी तक जाने में टाइम जो लग रहा है वो डी टी लग रहा है। तो डी एस अपॉन डी टी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, सिंपल बात, आर्क लेंथ जितनी कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम वो हो जाएगी वेलोसिटी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा तोड़ के लिखें तो ज़्यादा आसानी हो सकती है, जैसे कि आर डी थीटा बाई डी एस और इंटू डी एस अपॉन डी टी। जैसा कि मैंने बताया डी एस अपॉन डी टी जो है वो हमारी हो जाएगी वेलोसिटी, तो वी आर और आर डी थीटा बाई डी टी डी एस, ओके, आर साइन फाई। और आर डी थीटा बाई डी एस इसको हम लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस से हमको पता है कि आर डी थीटा बाई डी एस जो होता है वो होता है हमारा साइन फाई, आर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू साइन फाई आती है। आप इस फिगर से करके देख लीजिएगा, आर साइन फाई ही आएगी, आर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू आर साइन फाई आएगी, और सॉरी साइन फाई आएगी, आर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू साइन फाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको रब करें ये, तो यहाँ पे हमारे पास h इज इक्वल टू बी इंटू आर डी थीटा बाई डी एस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था आर डी थीटा बाई डी एस हमको डिफरेंशियल कैलकुलस से पता है कि आर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू होती है साइन फाई, तो h इज इक्वल टू बी इंटू आर साइन फाई। और अभी मैंने लिखा था, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ये आपने नोट किया होगा, तो आपको पता है आर साइन फाई क्या है, पी है, तो एच इज इक्वल टू वी इंटू पी, एच इज इक्वल टू वी पी। ये हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन आया जो कि वेलोसिटी और पेडल लेंथ में है। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और ये पेडल लेंथ है। पेडल लेंथ क्या होती है, टेंजेंट से पोल से लेकर टेंजेंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं पेडल लेंथ। तो एच इज इक्वल टू वी पी, ये हमारी इक्वेशन मतलब रिलेशन आ गया वेलोसिटी और पेडल लेंथ में। आने वाली वीडियोज़ में हम इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन एंड पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट डिस्कस करेंगे।